गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 3 जुलाई और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करेंगे। जिन लोगों को पेपर पढ़ने से डर लगता है या उनको समझ नहीं आता है कि पेपर में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कौन सा नहीं, या किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन डायरेक्ट जो है न्यूज़पेपर से पूछे जाते हैं और इसका मैंने बार बार सबूत भी आपको दिखाया, प्रूफ भी दिखाया कि क्वेश्चन क्या पूछता है। तो अगर आपके अंदर ये डर है कि हम लोग को पेपर कैसे पढ़ना है, तो आप लोग सही चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, आप लोग सही वीडियो को देख रहे हैं और आपका समय बिल्कुल जो है ना प्रोडक्टिव होने वाला है। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। और हाँ, कल का वीडियो में थोड़ा सा वॉइस को लेकर या साउंड को लेकर कुछ दिक्कतें हुआ। हमारे व्यूअर ने तुरंत रिप्लाई किया कि साउंड क्वालिटी ठीक नहीं है, फिर हमने उसको तुरंत ठीक किया। ठीक है, तो आज का वीडियो देखिएगा, इसमें भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम नजर आता है तो आप लोग तुरंत जो है ना अपना रिएक्शन दर्ज करवाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़पेपर में आज का टॉपिक है क्वाड को लेकर। ठीक है, कल भी हमने डिस्कस किया और आज भी कर रहे हैं। आपको बताते चले, क्वाड को लेकर 2 क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछे गए, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो। तो क्वाड को लेकर पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, इसमें कौन कौन मेंबर है। आपको बताते चले, ऑस्ट्रेलिया है, अपना भारत है और अमेरिका है और जापान है, ये 4 मेंबर हैं। 2025 का आयोजन कहां पे होगा, अपना भारत में। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये चारों हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे देश के। यहाँ पे आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं और जापान के हैं और एक और कौन है, अमेरिका के। सबके जो है ना विदेश मंत्री हैं। चारों का नाम याद रखेंगे, एक तरफ कंट्री और उसके फॉरेन मिनिस्टर का नाम दे देगा, मैचिंग कर लिए पूछ लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वाड का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद समूह। ठीक है, और यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वाड के सदस्य देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान इस वर्ष जो है ना मिले हैं, बैठक किए हैं। और आपको बता दें, भारत में इस बार जो होगा क्वाड का सम्मेलन वार्षिक वाला, और ये हर साल होता है, 2 साल में नहीं 1 साल में होता है। तो स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा कि क्वाड प्रत्येक 2 साल में होता है या 1 साल में होता है, तो आपका जवाब 1 साल होगा। यहां पर प्रमुख का नाम लिखा हुआ है, चारों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका नाम याद रखिएगा। और एक अभी जो है ना पहल शुरू किया गया है क्वाड की तरफ से, भविष्य के क्वाड बंदरगाह, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा, भविष्य के क्वाड बंदरगाह किस बहुपक्षीय संस्था कह लीजिए या ग्रुप कह लीजिए के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये हो जाएगा क्वाड। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा अगर क्वाड से पूछना होगा तो। अब आते हैं यहां पे, अभी पता है ना मानसून का समय शुरू हो गया है। भारत के अनेक क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रहा है। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि भारत के लिए मानसून क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल का वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो भी जाके देखिए, बहुत अच्छे से वहां पे सिंपल या नर्सरी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। नर्सरी लैंग्वेज मतलब बहुत ही आसान लैंग्वेज, जिनको बोरिंग लगता है बोरिंग खत्म हो जाएगा और आप लोग को एक जो है ना क्यूरियोसिटी जाग जाएगा न्यूज़पेपर पढ़ने का। खैर वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। पहला जो है यहाँ पे, तो मानसून शुरू हो गया है, कई क्षेत्रों में बारिश हो रहा है। अभी आपने देखा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, वहां पे मानसून जो है ना आपदा लेकर आ रहा है, भूस्खलन की समस्या। अब देखोगे वहां पे स्लाइडिंग हो रहा है, वहां पे क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, अचानक बारिश हो जा रहा है। ये सब समस्या देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग आगे में डील करेंगे। लेकिन इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला केंद्रीय जल आयोग। पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि केंद्रीय जल आयोग जो है, यहां पर लिख देते हैं केंद्रीय जल आयोग, ये है ना, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, नहीं। और ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो जल शक्ति मंत्रालय, याद रखेंगे, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, 2 फैक्ट हो गया। थर्ड देख लीजिए क्या पूछेगा आपसे, कब बना है ये? 1945 में बना है। और एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे, क्या केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं? आपका जवाब नहीं हो जाएगा। ठीक है, बस इतना फैक्ट आप याद रखिएगा, आपका टॉपिक कवर हो गया।
इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे बेबी टाइगर और बेबी टाइगर की मॉम, ठीक है। चलिए अभी न्यूज में क्यों आ गया है टाइगर? टाइगर न्यूज में इसलिए आ गया है कि अगर देखा जाए 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में जो टाइगर की जो संख्या है ना, मतलब मरने का जो संख्या है ना, काफी बढ़ रहा है और ये बहुत बड़ा कंसर्न होते जा रहा है हमारे इकोसिस्टम के लिए। तो अब टाइगर मृत्यु हो रहा है तो ये तो कोई आसान बात तो है नहीं, ये कॉमन बात तो है नहीं। इसके लिए एसआईटी बैठाया गया है, ठीक है, एक टीम बैठाया गया है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है, मृत्यु वाला। ठीक है, क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा, लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा ये वाला, NCTA, नेशनल कंजर्वेशन एंड, माफ कीजिएगा, NTCA ना, हाँ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये जो है ना क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, ये जो है ना एक मिनिस्ट्री के तहत काम करता है। उस मिनिस्ट्री का नाम क्या है? केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये फैक्ट को आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल के वर्षों में बाघों की संख्या में कमी देखा गया, तो आप हमको बता सकते हैं कि किस राज्य में बाघों की संख्या कम हो रहा है या मृत्यु हो रहा है? उसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। ये फैक्ट को याद रखिएगा। अभी आपका जेपीसी का जो है ना असिस्टेंट कंजर्वेशन करके कोई पोस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट को लेकर, तो उसका एग्जाम अभी 13 तारीख को होने वाला है, क्योंकि आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। वहां पे ये सब इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन बहुत पूछेगा, तो जो लोग दे रहे हैं ना, तो आप लोग इन्वायरमेंट सेक्शन को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट तो रहता ही है ये वाला फैक्ट। चलिए, तो ये हम लोग देख लिए। चलिए अब हम लोग क्या देखें, नए आपराधिक कानून। कल भी हमने डिस्कस किया था और आज भी कर रहे हैं। जो नया आपराधिक कानून जो है ना लागू किया गया है, कौन कौन सा? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों को ध्यान में रखिएगा। तो इसका क्या मोटिव है? इसका मोटिव है कि जो हमारे भारतीय लोग हैं उनके जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे 8 नंबर या 6 नंबर में कि अभी जो नए आपराधिक कानून लागू हुआ उसका क्या मोटिव है, ठीक है, क्या उसका उद्देश्य है, ये हो गया। साथ ही ये इसका क्रिटिसाइज करे, तो अभी यहाँ पे विपक्ष के जो लोग हैं ना, ये 3 जो नए कानून है ना उसकी आलोचना कर रहे हैं। वो लोग पता है क्या बोल रहे हैं कि ये जो नया कानून है ना कॉपी और पेस्ट किया गया है, ठीक है, देखिए कॉपी और पेस्ट किया गया है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आपसे क्रिटिसाइज करने के लिए पूछेगा तो आप कॉपी पेस्ट वाला जो है यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे। साथ ही इसका मोटिव के बारे में पूछेगा तो आप बताओगे कि जो ये तीनों कानून है या सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों के सभी अधिकार को क्या किया जाए, सुरक्षित किया जाए। साथ ही आपको बता दें इनको जो न्याय मिले ना एक टाइम बॉन्ड के अंतर्गत मिल जाए, बस यही मोटिव है। अगर 2 पॉइंट 3 पॉइंट भी अगर आप किसी टॉपिक पे पकड़ के रखते हैं ना तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि अब जो लेवल जो आप देख रहे हो स्टेट पीसीएस का काफी जो है ना टफ होता जा रहा है, क्योंकि मटेरियल सबके पास है, मटेरियल का एक्सेस सबके पास है। आज 1 मिनट में जो है ना आप पूरी दुनिया की जानकारी रख सकते हो। तो चाहे गांव में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो या शहर में बैठ के पढ़ाई करो या मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठ के पढ़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर मेहनत करने वाले बहुत लोग हैं और कंपटीशन काफी टफ होता जा रहा है। इसलिए यहाँ पे चीजों को ध्यान में रखकर यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस करते हैं हम लोग। आफत के बादल, कुल मिलाकर अभी हिमाचल प्रदेश आप देख रहे हैं, उत्तराखंड देख रहे हैं, यहाँ पे मानसून तो आया, मानसून खुशी का बात है, लेकिन यहाँ पे आपदा में बदलते जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्लाउड बर्स्ट का नाम आपने सुना है। ये क्या होता है कि बहुत ही कम समय में, कुछ घंटों में काफी मिलीमीटर बारिश हो जाता है। जैसे कि बादल बना, ठीक है, पहले तो यहाँ पे धरती जो है, अर्थ जो है गर्म हुआ, तो जो हवा गर्म होती है ना वो हल्की हो जाती है, तो वो ऊपर उठने लगता है, और यहाँ पे बारिश वगैरह या पानी वगैरह रहता है ना, तो ह्यूमिडिटी जो है ना इस हवा में समा जाता है, मॉइस्चर आ जाता है। फिर यहाँ पे जो है इस बादल में जाते हैं, इकट्ठा होते जाते रहते हैं। जब भी इनको संघनन होने का मौका मिल जाता है, अचानक पूरा बारिश जो है ना बरस जाता है, और यही कंडीशन आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। इसके पीछे पता है क्या कारण है? वैज्ञानिक कारण क्या बता रहे हैं? क्लाइमेट चेंज को लेकर। क्या है? क्लाइमेट चेंज को लेकर, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि पहाड़ी इलाका जो ठंड के लिए जाना जाता था वो भी गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा तो ग्लेशियर पिघल रहा है, बर्फ पिघल रहे हैं,
और वहां पे हवा में मॉइस्चर ज्यादा हो जा रहा है और बारिश होने की संभावना के कारण बादल फट जा रहे हैं। ये चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछेगा ज्योग्राफी में। और आपका मेंस में क्या पूछ लेगा कि जो बादल फटने की जो घटना है उसको समझाएं और इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है वो बताएं, चर्चा करें। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा आपसे। तो यहाँ पे जो कृषि भूमि होता है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सड़कें, जो रेल मार्ग, पुल हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, हमारे पर्यटन जो है सेक्टर को नुकसान पहुंचता है। तो ये सब चीज को ध्यान में रखिएगा, आपसे यही सब पूछने वाला है एग्जाम में। अब क्या है, क्लाइमेट चेंज, यही तो है बड़ा मुद्दा। और आपको पता ना किसी भी एग्जाम में क्लाइमेट चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो आप लोग जो है ना क्लाइमेट चेंज को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को श्योर मिलेगा। यहां पर बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज का क्या कारण है, कारण देखेंगे, इसका क्या प्रभाव है, क्या इंपैक्ट हो रहा है, इसका समुद्री, जो समुद्र है हमारा सी है, उसका इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। बस ये 3-4 एंगल के बारे में इस टॉपिक पे बात किया गया है। हम लोग बात करें तो बहुत लोग ऐसे हैं ना, उनको क्लाइमेट चेंज का डेफिनेशन पता ही नहीं है। उनको लगता है कि क्लाइमेट चेंज जो है ना वो भविष्य की घटना है, मतलब आज से 500 साल 600 साल के बाद वो घटना देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यहां पर बता दें वो गलत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हम लोग आज वर्तमान में झेल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है कि जो गर्मी का दिन है उसकी दिन, गर्मी का जो पीरियड है वो बढ़ता जा रहा है। पहले नॉर्मल टेम्परेचर जो है आप देखोगे 34-35 रहता था, अब यहाँ पे 40-45 के आसपास चला गया है। ठीक है, अभी आप देखोगे जो सी का लेवल है, जो समुद्र का जो लेवल है उसमें इजाफा देखा गया है। इससे क्या होगा, जो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, जो आइलैंड वाला द्वीप है वो डूब जाएगा। क्लियर है। आप देखोगे कि यहाँ पे जो बादल फट रहा है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में, ये किसका एग्जाम्पल है, क्लाइमेट चेंज का एग्जाम्पल है। ग्लेशियर पिघल रहा है, अभी आपने वेनेजुएला न्यूज में सुना ही था, मैं कई बार डिस्कस भी करता हूं कि वेनेजुएला एक ऐसा कंट्री है जहां का सभी ग्लेशियर खत्म हो चुका है, नाश हो चुका है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में कौन सा देश है जहां पे सभी ग्लेशियर समाप्त हो चुके हैं। तो आप लोग पढ़िएगा, चीजों को बार बार देखिएगा, तभी तो जवाब दे पाइएगा ना। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहां पे बात करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है क्लाइमेट चेंज का। तो इंडस्ट्री, जो हम लोग बड़े बड़े उद्योग बैठा रहे हैं और इससे जो धुआं निकल रहा है ये कहां जा रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में ही तो जा रहा है। ग्रीन हाउस गैस का ही तो उत्सर्जन कर रहा है, जिससे हमारा पृथ्वी गर्म हो रहा है। पहला ये कारण। दूसरा है बढ़ता पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोग पेड़ पौधे को तहस नहस कर रहे हैं ना। तो हमारा बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रहा है, जीव जंतु खत्म हो रहा है, हमारा पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, और जो ऑक्सीजन के लिए हमको पेड़ चाहिए था वो खत्म हो रहे हैं। तो फिर लाइफ बचेगा कहां। ठीक है, ये भी कारण है, पॉपुलेशन बढ़ना, इंडस्ट्री को प्रमोट करना। शहरीकरण भी बहुत बड़ा कारण है। आप देखो कि जो पहाड़ी इलाका है वहां पे पुल वगैरह बनाए जा रहे हैं, सड़क वगैरह बनाए जा रहे हैं, सुरंग बनाए जा रहे हैं, तो पेड़ पौधा को काट के ही तो बना रहे हैं, पहाड़ को तहस नहस करके ही तो बना रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कारण है। तो ये सब कारण को ध्यान में रखिएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसका प्रभाव की अगर बात करें तो ये एग्रीकल्चर पे, जान माल पे, पीने के पानी को लेकर, ठीक है, सभी चीज पे यहां पर देखने को मिलेगा। हमारे समुद्री इकोसिस्टम को कैसे प्रभावित कर रहा है क्लाइमेट चेंज। देखिए, पहला पृथ्वी गर्म हुआ, ठीक है, तो पृथ्वी जब गर्म होगा तो जो पहाड़ पे जो ग्लेशियर है, जो बर्फ है, वो पिघलेगा, वो पिघल के पानी कहां जाएगा, समुद्र में ही तो जाएगा। फिर समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ेगा, वो जब बढ़ेगा तो हमारा जो इकोसिस्टम है समुद्र का, वहां पे जो प्रकाश का जो लाइट होता है वो नहीं पहुंच पाएगा। तो वहां पे जो पेड़ पौधे पहले एग्जिस्ट करते थे प्लांट पानी के अंदर, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल, माफ कीजिएगा, उनको सनलाइट नहीं मिल पाएगा, तो लोग फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, तो इकोसिस्टम को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और हमने बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे आतंकवाद के विरुद्ध। देखिए, अभी जो है ना भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है आतंकवाद। और ये भारत का ही प्रॉब्लम नहीं है आतंकवाद, ये विश्व का प्रॉब्लम है। पूरा विश्व इससे क्या कर रहा है, जूझ रहा है। तो भारत आतंकवाद को लेकर इसलिए मुद्दे को उठा रहा है क्योंकि जो वैश्विक कम्युनिटी है, जो ग्लोबल कम्युनिटी है, वो
जो आतंकवाद के भुक्तभोगी हैं, जो पीड़ित हैं और जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, दोनों को इक्वल मान रहा है और भारत इस चीज को बर्दाश्त करेगा नहीं। इसलिए भारत हर मंच का यूज आतंकवाद के खिलाफ, ठीक है, और पूरा जो वैश्विक नेता हैं, जो ग्लोबल कम्युनिटी है, उसको एकजुट कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का प्रयास कर रहा है। ये भारत का प्रयास है। अभी मसला और भी गहरा जा रहा है ना, जैसे कि वर्ल्ड बैंक आप देख रहे हो, IMF देख रहे हो, UNA को देख रहे हो, न्यू डेवलपमेंट बैंक को देख रहे हो। ये सब बहुपक्षीय संस्था है और भारत चाहता है कि इसमें रिफॉर्म हो। क्यों हो? क्योंकि ये लोग दोहरा नीति को अपना रहा है। जब ये लोग जान रहा है सब कुछ कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करता है, आतंकवाद को पालता पोसता है, उसको पोषित करता है, फिर भी ये संस्थाएं उसको फंड दे देती है। भारत इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहा, बार बार आपत्ति जता रहा है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा क्या है कि अभी यूएनओ का भी घटना देखा आपने। जो यूएनओ का जो सुरक्षा समिति है, जो आतंकवाद से लड़ने वाला जो समिति है, उसमें पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बना दिया है। भारत इस पर भी आपत्ति जताया कि आप लोग कर क्या रहे हैं, आप लोग का व्यवहार तुमको समझ में नहीं आ रहा है एकदम। ठीक है, तो भारत हर मंच का यूज कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ और उनके खिलाफ जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। और बात करेंगे हम लोग भगदड़ से सबक। देखिए, आए दिन आपने देखा था अभी RBC जो जीती थी राजस्थान रॉयल, तो वहां पर भी भगदड़ मचा, जहां पे सेलिब्रेट किया जा रहा था। अभी आपने देखा कि पुरी में जो जगन्नाथ भगवान का जो रथ यात्रा है, वहां पर भी भगदड़ मच गया। आपने देखा कि बहुत सारे सत्संग का आयोजन होता है, वहां पर श्रद्धालुगण एकजुट होते हैं, तो वहां पर भी भगदड़ मचता है, लोग मृत्यु हो जाता है। आपने देखा महाकुंभ के समय जब प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, ट्रेन चढ़ने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे थे, वहां पर भी भगदड़ मचा, वहां पर भी लोग मृत्यु हो गया। आप देखोगे महाकुंभ जो स्नान करने गए थे, वहां पे भी भगदड़ मचा। तो जब इतना घटना हो रहा है तो प्रशासन उससे सबक क्यों नहीं ले रहा है? यही क्वेश्चन यहां पे बात किया गया, इसी टॉपिक पे बात किया गया। आपसे जो है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि जब आप इंटरव्यू फेस करोगे, जब आप इंटरव्यू दोगे, ठीक है, और इंटरव्यू के जो मेंबर हैं वो आपसे प्रश्न पूछेंगे भगदड़ को लेकर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है और आप जो है ना एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं। तो इस समय ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे पूछेगा कि जो भगदड़ हुआ इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? तो यहाँ पे प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको यहाँ पर जो है कारण मानते हैं कि सही से काम नहीं किया, लचर व्यवस्था था। जब उनको पता था प्रशासन को कि यहाँ पे लाखों लोग जुटने वाले हैं, तो व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं किया गया, पहले से तैयारी क्यों नहीं किया गया? ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। टूटता भरोसा, कुल मिलाकर आप देखोगे आए दिन जो सरकारी अस्पताल होते हैं उसकी व्यवस्था कैसा है आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, और आए दिन उसको लेकर प्रश्न उठते रहते हैं कि हमारे देश में जो गरीबी है, वो लोग तो महंगे महंगे हॉस्पिटल तो नहीं जा पाएंगे, उनके पास इतना वित्तीय संसाधन नहीं होता है कि वो डॉक्टरों के फी या दवाइयाँ या ऑपरेशन करने का जो कॉस्ट होता है उसको वहन कर पाए। ठीक है, तो हमारे जो सरकारी अस्पताल है उसकी व्यवस्था बहुत ही लचर व्यवस्था है। अगर आप देखोगे आए दिन कभी ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, कभी बेड ही नहीं है, कभी आप देखोगे कि वहां पर दवा ही नहीं सप्लाई मिल रहा है, डॉक्टर ही नहीं टाइम पे आते हैं, नर्स की कमी है वहां पे, ये सब समस्या देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर बात करें तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां की जो व्यवस्था है, जो कार्य प्रणाली है ना, उस पर सुधार करने की जरूरत है। ये टॉपिक भी हम लोग क्यों लिए? क्योंकि जब आप इंटरव्यू फेस करोगे तो जो व्यवस्था है हॉस्पिटल को लेकर या आप स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आपका जब पोस्टिंग होगा ना, आपका पोस्टिंग मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं होगा, आपका जो पोस्टिंग है दूर दराज के गांव में होगा। ठीक है, इसलिए सब चीज को ध्यान में रखिएगा। आत्मसम्मान पर ठोस, ये क्या है, क्यों लिए हम लोग इसको? हाँ देखिए, अभी आपने देखा, कल भी मैंने डिस्कस किया था रैगिंग को लेकर। आप लोग कॉलेज से जुड़े ही थे, बहुत लोग कॉलेज में भी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपने देखा कि वहां पे रैगिंग जैसा शब्द देखने को मिलता है। लोग क्या करते हैं ना, जो फ्रेशर होते हैं उनका इंट्रोडक्शन लेने के नाम पे उनके साथ प्रताड़ित करते हैं। बात इतना तक हो जाता है ना कि जो फ्रेशर लोग होते हैं ना, लोग सुसाइड कर लेते हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उनको डर जैसा माहौल बन जाता है, वो लोग सीख नहीं पाते वहां पे कॉलेज जाने का जो पर्पस होता है। क्लियर है?
तो उसको लेकर ये टॉपिक दिया गया है। ये सब जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा यहाँ पे रैगिंग को लेकर। तो अभी न्यूज में इसलिए आ गया ना कि जो यूजीसी है उसने जो है ना जो राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थाएं हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया कि आपके कैंपस में ये रैगिंग हो कैसे रहा है और आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। देखिए चैट जीपीटी अभी आपको पता नहीं एआई है, बहुत लोग इसका यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें इसका यूज करने से क्या नकारात्मक प्रभाव है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया था। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया है और आने वाले एग्जाम में भी जो वनडे एग्जाम होता है ना वहां पे चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ लेता है। ध्यान में रखिएगा। इसका नकारात्मक प्रभाव पता है क्या है? जो हमारा क्रिएटिविटी है, सपोज कीजिए एआई का दौर खत्म करो, एआई पहले नहीं था, ठीक है, उस समय हम लोग का जो सोचने का जो क्षमता था, जो हमारी क्रिएटिविटी था, वो काफी अच्छा हुआ करता था। अभी क्या हो रहा है कि ऑनलाइन गए हम लोग, वर्ड को टाइप किए और सर्च कर लिए, तो एक पहले से जो प्रिपेयर वर्ड है ना, जो सेंटेंस है ना, वो प्रोवाइड कर देता है। तो इससे हमारे सोचने का क्षमता क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है, हमारी क्रिएटिविटी पे नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। हमारा जो ब्रेन का जो वर्क होता था ना वो रुक गया है, इसलिए इसका यूज जो है ना बहुत लिमिट करिएगा। आप लोग टेक्स्ट बुक को पढ़िएगा, टेक्स्ट बुक में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें देखने को मिलता है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है वो आपके आसान तो बना दिया है लेकिन आपके ब्रेन को कमजोर कर देगा। यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और ये जो है ना अभी ब्रिक्स का सम्मेलन जो रसिया में होने वाला है, माफ कीजिएगा ब्राजील में, ब्रिक्स का कहां पे हो रहा है? ब्राजील में हो रहा है। तो वहां पे ये गए हैं क्या करने? पार्टिसिपेट करने ब्रिक्स में। और ठीक है, देखिए 17वां ब्रिक्स सम्मेलन, इसको याद रखिएगा, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। और यहाँ पे जो है ना अगर हम लोग बात करें, ये घाना गया है। घाना क्या है? तो जो अफ्रीकन कंट्री है ना, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री, उसका एक पार्ट है, उसका एक देश है घाना। तो घाना के साथ जो है ना अपने जो मजबूत रिश्ते हैं उसको और प्रगाढ़ करने, जो सुरक्षा को लेकर, रक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, पर्यटन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जितने भी तमाम मुद्दे हैं उस पर बातचीत करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी और रिश्ते को मजबूत करेंगे। कुल मिलाकर जो वैश्विक जो दक्षिण है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्लोबल साउथ। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बहुत पूछ रहा है। ठीक है, यूपीएससी का जो मेंस क्वेश्चन है ना उसमें पूछ ले रहा है, बीपीएससी भी पूछ रहा है इसको लेकर। यही पूछ रहा है कि सुर्खियों में रहा जो ग्लोबल साउथ टर्म है उससे आप क्या समझते हैं। अभी हाल में जो भी एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स का, ध्यान रखिएगा ग्लोबल साउथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो अंडर डेवलप कंट्री है, जो विकासशील देश है, जिनकी अर्थव्यवस्था विकसित देशों से कम है, उनको जो ना ग्लोबल साउथ की संज्ञा दिया गया है। बस इतना ध्यान रख लीजिए। आगे बढ़े हम लोग। देखिए राजस्थान में जो है ना एक नेशनल पार्क कह लीजिए या बाघ अभ्यारण्य कह लीजिए, आपसे पूछेगा कि रणथंभौर कहाँ है राजस्थान में। एक तरफ जो है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क का नाम दे देगा, दूसरी तरफ राज्य का नाम दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछता है। तो 4-5 जो न्यूज में रहता है उसको ध्यान में रखिएगा। एक ये फैक्ट को याद रखिएगा, राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। आपसे यही पूछेगा, एक तरफ संस्थान का नाम दे देगा, दूसरी तरफ उसका प्लेस का नाम दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछता है। ये क्या है? देखिए बिहार में अभी इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन कमीशन पुरजोर तैयारी कर रही है। ठीक है, मतदाता सूची का भी जारी कर रही है, या जो पार्टी है उनके साथ बातचीत कर रही है कि कैसे जो है अपने इलेक्शन को जो है ना अच्छे से कंप्लीट करें। तो कुल मिलाकर जब यहाँ पे मैंने पढ़ा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, वो पूछता है पार्टी को लेकर। अभी वर्तमान में कितने नेशनल पार्टी है? 6 है ना, ये 6 का नाम लिख दिया मैंने आपको। बस एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है पूरा आजकल। बीजेपी कब बना? 1980 में। कांग्रेस पुरानी पार्टी है 1885 में। बहुजन समाज पार्टी 1984 में। मार्क्सवादी जो मार्क्सिस्ट वाला 1964 में। आम आदमी पार्टी 2012 में और एनईपी 2013 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 68 में या 69 का बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे, इसलिए चीजों को इग्नोर नहीं करना है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वाड को लेकर। क्वाड के बारे में हम लोग चर्चा की अभी, लेकिन अभी जो ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 9 लाइन चर्चा में रहता है क्या है? तो चाइना जो है ना, चाइना जो क्या है, जो दक्षिण चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर है ना, वहां पे अपना एरिया को क्या बोलता है? दावेदारी करता है कि ये सब मेरा एरिया है, और उसको एक लाइन से डिनोट कर दिया है कि देखिए इस लाइन के अंतर्गत जो भी एरिया आ रहा है वो मेरा है। इसी लाइन को बोला जाता है 9 लाइन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यूपीएससी ने पूछा है इसको, यूपीपीसीएस ने पूछ लिया है, बीपीएससी ने भी पूछा है, एमपीपीसीएस ने भी पूछा है, बंगाल पीसीएस ने भी पूछ लिया है। ध्यान रखिएगा।
तो अभी चर्चा में आ गया है, फिर इंपॉर्टेंट हो गया। ये है क्वाड के कौन है, विदेश मंत्री, ठीक है, चारों अपने भारत का है, बाकी चारों का है, चारों का नाम याद रखिएगा। अभी इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है क्वाड के मेंबर, क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव, क्योंकि जो दुर्लभ खनिज है ना उसमें चाइना का क्या है, मोनोपोली है, और चाइना उसका यूज करता है अपने हित के लिए। वो वैश्विक सप्लाई चेन को बाधित करता है, वो चीजों को मैनिपुलेट करता है। तो भारत इस चीज को कैसे बर्दाश्त करेगा, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर एक देश के पास ये संसाधन रहेगा तो बार बार उसका मूल्य में हेरफेर करेगा और सप्लाई चेन को बाधित करेगा। जो कंट्री इस पे डिपेंडेंट है उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकता है, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। और हम लोग बात करें, इसलिए क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव लिया गया। आपसे पूछेगा कि ये जो इनिशिएटिव है किस संस्था के द्वारा है, क्वाड के द्वारा, बस इतना ध्यान रख लीजिए। ये क्या है, ईरान, अभी ईरान इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, संघर्ष चला, हालांकि ये विराम हो गया है, लेकिन ईरान ने फैसला लिया कि जो उनका परमाणु केंद्र है, जो परमाणु कार्यक्रम है, उसका जो है ना पहले अंतर्राष्ट्रीय, कहां गया, यहां पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को जो है ना रिव्यू करने का पावर था। मतलब उनको दिया था कि चलिए आइए आप लोग, मेरा जो परमाणु केंद्र है वहां पे आके आप लोग देख सकते हैं कैसे काम कर रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये चीज को अब बंद कर दिया ईरान ने, ध्यान रखिएगा। ये हमारा जो है बीपीएससी मेंस को लेकर, जो है पीटी को लेकर जो है हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, और हर डेली जो है ना 2 से या 1 टॉपिक को मेंस का यहाँ पे आपको दिया जा रहा है विथ आंसर, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग को इच्छा है जुड़ने का तो आप लोग जुड़ सकते हैं। एक बार आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता दें, 94303570 और 42, इस पे आप कॉल करके जुड़ सकते हैं। कैस्पियन सी का जो कौन कौन सा कंट्री है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान अभी न्यूज में चल रहा ना, और तेहरान जो शहर है ईरान में है, उसको भी आप याद रखिएगा। रशिया में मॉस्को, वो भी याद रखिएगा। कजाकिस्तान में नूर सुल्तान, ये भी याद रखिएगा। तुर्कमेनिस्तान में जो है ना यहाँ पे जो है जगह, उसको भी याद रखिएगा। और अजरबैजान में है बाकू, आपको बता दें COP29 कहाँ होने वाला है, अजरबैजान के बाकू में, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेडिटेरियन सी से बहुत सारे कंट्रीज जो है सीमा साझा करते हैं, सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन टर्की वाला को याद रखिएगा, टर्की, सीरिया, इजिप्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इजराइल है और न्यूज में चल रहा है। तो इजिप्ट, इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की सब जो है ना मेडिटेरियन सी को सीमा साझा करता है। एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे मैप लगा दिया हूं, क्योंकि आप कम ही चीज को बार बार पढ़ेंगे ना तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि आप पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन याद करके एग्जाम में नहीं बैठिएगा, वहां पे आपको कॉमन सेंस लगाने ही पड़ेंगे। मेंस में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसका आंसर आप पहले से तैयार नहीं किए, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में बैठ के आंसर तैयार करना होता है। ये सब के लिए बहुत हेल्प करेगा आपको। अभी ग्रासलैंड को पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ग्रासलैंड को पूछ रहा है कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उसको क्या बोलते हैं, सवाना। सवाना याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का सवाना याद रखिएगा, कंपास याद रखिएगा, लानोस याद रखिएगा, क्लियर। ये ठंडी गर्म जो धारा है, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, कैलिफोर्निया, कनारी, इसका याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना पूरा है। फिर ये नीलगिरी, डोडाबेटा, अनायमुड्डी, कार्डमम हिल्स पूछता है, इसको याद रखिएगा। ये गोदावरी, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, ये नदी भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। तेल नदी भी याद रखिए, तेल जो है ना जो है ना महानंदा नदी, महानदी, उसका ये क्या है, सहायक नदी है। ये देखिए काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजल, अभी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो घटनाएं देखने को मिल रहा है, इस कारण से न्यूज में आ गया है और यहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। दूसरा इंडस रिवर न्यूज में था, देखिए चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज। इंडस को पता क्या क्वेश्चन पूछा था कि इंडस का कौन सा ऐसा ट्रिब्यूटरी है जो इंडस रिवर में डायरेक्ट आके मिलता है, उसका जवाब हो जाएगा सतलज। बाकी आप चिनाब आप देख रहे हैं ना, रावी, ब्यास, ये लोग किसी ना किसी में मिलके फिर इंडस में मिलता है, लेकिन ये सतलज नदी है ना डायरेक्ट मिल रहा है सिंधु नदी में, ध्यान रखिएगा। फिर ग्रेट इंडियन बस, अरावली रेंज, फिर यहाँ पे सतपुरा, सतमाला, इसको याद रखिएगा। फिर रामगढ़ हिल्स, फिर यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू, ये भी याद रखिएगा। गारो, खासी, जयंतिया, बहुत पूछ रहा है एकदम, ध्यान रखिए। तो ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया, और अगर आप लोगों को पसंद आया ना तो जिस प्रकार आप लोग अपना लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, कंटिन्यू कीजिए ताकि हमें अच्छा लगे।
साथ ही अगर ये पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा लिंक जो है ना आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं जुड़ना तो जुड़ सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में है, कोई फी नहीं लगता है। बहुत लोग हमें कॉल करते हैं कि क्या जुड़ने के लिए फी लग रहा है, तो आपको स्पष्ट कर दें कोई फी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।